हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है इन ट्रांसपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं अभी बिहार बोर्ड का 10th का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करूँगा। ये देखिए, ये मॉडल पेपर है 2023 का और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 30, उसके बाद 8 क्वेश्चन है जो 5 मार्क का है। लेकिन अभी हम इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। और आपसे यह है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोलूँ आपको लिखने के लिए लिख लें, ताकि उस कंसेप्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में मैं उसको डिस्कस कर आप सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं सॉल्व किस तरह से करेंगे हम। तो ये देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पास, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो अभी आपको जिसमें पढ़ने का मन है आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, पी वाई क्यू, जहाँ पी एन क्यू पूर्णांक है। पी एन क्यू पूर्णांक का मतलब ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है जो भी कुछ होगा वो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या -1 होगा या -2 होगा या -4 होगा। तो मतलब पी वाई क्यू दिया हुआ है और पी और क्यू क्या है हमारा, कोई इंटीजर होगा, मतलब कि कोई नंबर होगा 1 2 3 -1 -3 -4 इसी तरह करके। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा बात करें इस फॉर्म को तो हम कहते हैं रेशनल नंबर का फॉर्म है। तो ये कोई हमारा इरेशनल नंबर दिया हुआ है, इसको हम किस तरह से रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको करने का टेक्निक बताता हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लिख लें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ एक्स बराबर, हम मान लेते हैं एक्स बराबर, ये लिखा हुआ 0.41 की पावर रेकरिंग या बार कहिए। तो अब देखिए आप इस कितने पर पावर मतलब रेकरिंग है, तो यहाँ देखिए 2 डिजिट पर रेकरिंग है। तो उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, उसको रिपीट करके लिखेंगे x इक्वल टू 0.414141। अब देखिए ये कितने से रिपीट कर रहा है, तो 2 डिजिट पे। तो हम इधर जो है ना 2 डिजिट से जब रिपीट करता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100x, और इधर आ जाएगा 0.411 लिख लेते हैं। उसके बाद इसको हम सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये देख लीजिए, अभी मैं अभी बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझ सके और नोट भी करते रहिएगा। जैसे सबसे पहले करना क्या है, जो एक्स दिया हुआ उसको आप लिख लें, एक्स इक्वल टू 0.414141। अब इसमें आप 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे। और उसके बाद देखिए अब जैसे इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 डिजिट जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.41, और इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए 100x इक्वल टू 41.041414। अब इसको चाहे तो 100x इक्वल टू 41 प्लस 0.4141। अब इस सब को अपने पास क्या माने हुए, x माने हुए। तो इसी तरह हम इसको रिप्लेस कर देंगे x से, और इस x को आप इधर जब हम भेजेंगे तो 100x में से एक x चला जाएगा तो 99x बचेगा। इधर क्या बच जाएगा, 41। तो 99x इक्वल टू 41। तो इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 41/99। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 41/99 मतलब कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस एक सवाल गारंटी के साथ एग्जाम में आएगा। या तो 2 तरीके से क्वेश्चन बनती है, या तो आपसे वो पूछ लेंगे कि रेशनल नंबर बताए या इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल पेपर में, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर सबसे पहले किसको कहते हैं आप उसको समझ लें। अभी मैं ऊपर बोला था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। और ये पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब कि 1 2 3 -1 -2 इसी तरह कुछ भी हो सकता है। और क्यू जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, और पी क्यू है ना फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह मान लीजिए जब आप इसको लिखने चलेंगे, इसको देखिए √9 है, तो √9 को जब हम रूट हटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ पर चलेंगे तो क्या होगा, ये √8 को लिखेंगे 2√2। अच्छा उसके बाद हम चलेंगे √16 की तरफ। तो 16 क्या होता है,
16 का रूट हो जाएगा 4 और ये रूट 25 का क्या होगा 5 होगा। तो आप देखिए, आप जब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो ये होगा 3/1, मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और पी क्यू क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। जब आप लिखने जाएंगे 16 को तो देखिए 4 को 4/1 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। इसी तरह जब हम इसको लिखने जाएंगे तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब इसको आप लिखने जाएंगे तो यहाँ एक रूट लगा हुआ है, तो रूट 2 का जब हम रूट तोड़ते हैं तो होता है 1.41, जब 1.41। तो इसी तरह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1.41 से, तो वो किस में आएगा, हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब कि वो इंटीजर में नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये इरेशनल नंबर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आप याद रखिए, अगर इसी तरह इसमें पूछा रहा था, जैसे इसमें दिया इरेशनल नंबर पूछा आप कहीं आपसे, रेशनल नंबर भी पूछ लेगा। रेशनल नंबर क्या कहते हैं हिंदी में, परिमेय संख्या। तो आप उसको भी आगे क्वेश्चन तो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये गारंटी के साथ ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा बहुपद 6x-21 का शून्य क्या होगा। यहाँ इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 6x-21। तो यहाँ देखिए, जैसे ही आपसे शून्य की बात की ना, शून्य का मतलब होता है x की कौन सी वैल्यू डालने पे जीरो होगा। तो जब मुझे x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 6x-21 को जीरो के बराबर कर देंगे। अब जैसे ही 6x-21 को जीरो के बराबर करेंगे तो 6x बराबर 21 हो जाएगा। अब जैसे ही 21 होगा तो अपने को क्या चाहिए, x। तो यहाँ से देखिए x बराबर 21/6 हो जाएगा। अब यह यहाँ से कुछ कैंसिल लगा तो कैंसिल कर लेते हैं। ये 3 से 3 दूना 6 और 3 7 21, मतलब कि x बराबर अपने पास क्या आ गया, 7/2। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो इसी तरह जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन दे दे और वो बोले से इसका शून्य क्या होगा, या इंग्लिश में बोलेगा द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, तो जो दिया होगा ना ये इक्वेशन, उसको हम जीरो का इक्विवेलेंट कर लेंगे। जैसे ही जीरो के इक्वल करेंगे वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 1 डिग्री के लिए था, यहाँ से 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए पूछा जा सकता है। तो आगे अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री के लिए था तो इसको जीरो कर दिए तो x बराबर 21/6 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ आ गया, देखिए जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है बहुपद x² - 10x + 25 का घात क्या होगा, या डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x² - 10x + 25। तो देखिए ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो डिग्री का मतलब होता है x की सबसे बड़ी पावर, x की सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर कहने का मतलब है जो सबसे ज़्यादा x की पावर में लिखा होगा। मान लो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो x की जो सबसे बड़ी पावर होगी ना, वही हमारा क्या होगा, डिग्री होगा। तो यहाँ जैसे मान लिया कल को x³ - x² + 10x और +25 दिया हो, तो आपसे पूछेगा इसकी बहुपद का घात क्या होगा, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो आप क्या बोलेंगे वहाँ पे, जो सबसे हायर पावर होगा x की, वही हमारा क्या होगा, डिग्री होगा। लेकिन कंडीशन ये है, सबसे पहले जो है ना ये, अच्छा उसके बाद x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब है 1/2 नहीं होना चाहिए, x की पावर 3/2 नहीं होना चाहिए, मतलब x की पावर हमेशा किस में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। तो इंटीजर में होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे ही पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमारा क्या होगा, उसी का बहुपद का घात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x² - 10x + 25 है। तो x की पावर क्या है, x की पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब यह बहुपद का घात क्या होगा, 2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ हमारा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए अब ये पूछा निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो जैसे पूछा निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, मतलब आपका जो ये इक्वेशन दिया हुआ है उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अच्छा इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब, क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, द्यू मतलब भी होता है 2, मतलब इसमें ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर +√x है। तो यहाँ देखिए यहाँ x² तो है, लेकिन जो x है ना वो रूट में है। तो मैं अभी क्या बोला, कोई भी पोलिनोमियल में क्या होता है, x जो है ना वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये तो नहीं हुआ। अब चलते हैं इसकी तरफ, ऑप्शन बी की तरफ। जैसे यहाँ पर बी की तरफ चलेंगे तो देखिए यहाँ पर है x - 1 का होल क्यूब और = x²।
तो जब हम इसको चलेंगे सॉल्व करने तो यहाँ पर आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो ऑप्शन बी को हम ओपन करते खोलते हैं। तो देखिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बोलिए। तो यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू का ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3ab। अब यहाँ से देखिए, अब जब इसको आप ओपन कीजिएगा तो एक्स क्यू बनेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में एक्स क्यू का टर्म नहीं है, तो टर्म अपने को कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब जब भी हम कुछ भी करेंगे तो यहाँ एक्स की पावर हमेशा आएगा, मतलब ये भी क्या है हमारा एक्स की पावर 3 हमेशा आएगा, मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब देखिए, जब इसको भी ओपन कीजिएगा तो x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो x की जो मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब तो होगी, और लेफ्ट साइड में अपने x की पावर क्यू नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x, और इधर क्या है 2x, तो 2x इधर से 2x कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर क्या है 2x, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर क्या बच गया 2। अब ये 2 बचा, इधर 1 है, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब देखिए x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, और x की कोई भी x ऐसा नहीं है जिसकी पावर फ्रैक्शन हो। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। मतलब जब भी आपसे पूछे ऑप्शन दिया है और पूछे इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो टर्म दिया हो पहले उसको आप खोल लीजिए, या आप खोले भी नहीं तो अगर दोनों साइड देख लीजिए किस तरह का सिचुएशन। जैसे यहाँ देखिए, मुझे x माइनस 1 का होल क्यू दिख रहा था, तो इसको हम ओपन करते तो एक्स क्यू बचता, लेकिन लेफ्ट साइड में एक्स क्यू है नहीं, इसका मतलब दोनों कभी कैंसिल नहीं होगा। जब इसको भी ओपन करते तो x प्लस 1 का होल क्यू था, इधर लेफ्ट साइड में एक्स क्यू बचता, और राइट साइड में कुछ एक्स क्यू का टर्म नहीं था, इसका मतलब दोनों कैंसिल नहीं होता। इसको जैसे ही देखे तो यहाँ देखे क्या है रूट एक्स जो है ना वो उसकी पावर फ्रैक्शन में, उसकी पावर फ्रैक्शन का मतलब एक्स की पावर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ऑप्शन ए वैसे ही गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलती हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा सवाल है, देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो एम क्यू और n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसा क्या होगा। इफ m and n आर द प्राइम नंबर देन द एचसीएफ ऑफ एम क्यू n स्क्वायर एंड m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो एचसीएफ क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो एम क्यू n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसा क्या होगा। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। इफ m and n आर प्राइम नंबर देन द एचसीएफ ऑफ एम क्यू n स्क्वायर एंड m स्क्वायर n स्क्वायर इज। तो देखिए, इस क्वेश्चन का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका शॉर्टकट मेथड में बताता हूँ। यह क्वेश्चन देखिए, इसका शॉर्टकट मेथड यह है कि देखिए इसमें और इसमें m की पावर कितने हैं, जो इस दोनों में कॉमन है उसमें से आप निकाल लीजिए। जैसे यहाँ m की पावर क्या है क्यूब है, और यहाँ क्या है m स्क्वायर है, तो इसमें से 2 m लीजिए, m स्क्वायर निकालिए, और इसमें से m स्क्वायर निकालिए, तो यहाँ से m स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी n स्क्वायर और इसमें भी n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। तो m स्क्वायर n स्क्वायर मतलब जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको आप निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या था एम क्यू था, और यहाँ क्या है m स्क्वायर, तो इसमें इसको लिख सकते हैं क्या m स्क्वायर इंटू n, और m, और इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर। तो यहाँ से m स्क्वायर इसमें भी है और m स्क्वायर इसमें भी है, तो यहाँ से m स्क्वायर आप ले लीजिए। और यहाँ क्या है n स्क्वायर, तो यहाँ से n स्क्वायर भी है और यहाँ भी n स्क्वायर, तो दोनों को n स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वो जो होगा आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी m स्क्वायर n स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये देखिए, इफ द एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ a एंड 18 इज 2। इसको हम आपको हिंदी में पढ़ देते हैं। देखिए हिंदी में है कि यदि a और 18 का लासा 36 हो तथा a और 18 का मासा 2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए एलसीएम में करते क्या है। एलसीएम में क्या करते हैं, मान लीजिए 2 नंबर है, उस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, a दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 18, और यहाँ पर क्या है 36।
तो इस दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे ए और 18 का, तो क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ से देखिए 18 से यहाँ से क्या हो जाएगा 18 दूना 36, तो ए बराबर क्या होगा अपने पास 2। और इस देखिए इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ था, ए और 18 का मसा 2, तो आप ए की वैल्यू निकालते। इसी तरह आप डायरेक्ट ए इंटू 18 को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 36 कीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय संख्याओं 2 प्लस √3 तथा 2 माइनस √3 का गुणनफल है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 इज n, देन व्हाट इज विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए ये दोनों जो नंबर दिए हुआ है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि दोनों को गुणन करना है, गुना करना है। गुना करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उससे हम इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करेंगे। तो देखिए अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2 प्लस √3 और यहाँ लिख लेते हैं 2 माइनस √3। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस नहीं लगाना है, आपको सिंपल सा फार्मूला याद होना चाहिए ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ से और ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए की जगह पर क्या अपने पास 2 है और बी की जगह पर क्या है √3 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस बार ए की जगह पर अपना क्या है, ए की जगह पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 हो जाएगा और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। तो इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई किया तो क्या है अपने पास एक 1 है, तो 1 क्या हो सकता है, 1 हमेशा ऑप्शन के देखिए यहाँ क्या बोला है परिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल 1 क्या है परिमेय संख्या, 1 तो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, दोनों तो नहीं हो सकता है, नॉन ऑफ दिस भी नहीं है। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है, ए क्वेश्चन 8 का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा तो आप उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो बचेगा उसको देख लीजिए वो नंबर किस टाइप का बचा हुआ। अगर वो रूट वगैरह में है तो रूट में दिया हो तो आप परिमेय संख्या को मार्क करें, अगर उसके अलावा अगर रूट में नहीं है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो परिमेय संख्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए अभी हम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 20 का शून्य क्या होगा, और इंग्लिश में पढ़ ले जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस x माइनस 20 आर। तो इसे सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन सबसे इजी मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर नहीं आता है तो आप इस चारों ऑप्शन को इसमें पुट करके भी रख सकते हैं। अगर पुट करने पर दोनों ऑप्शन अगर सेटिस्फाइड कर दिया मतलब जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे तो 0 0 आ गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए अभी हम आपको दोनों तरीके से बता देते किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देखिए अगर मुझे इसका शून्य पूछा है तो हम क्या करेंगे, बीच वाला टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं, इसका मतलब बीच वाला जो भी टर्म है ना उसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 20 माइनस 20 और ऐड करने पर उस दोनों नंबर को क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखिए इसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ x² प्लस x माइनस 20, तो अब ये 20 है, तो 20 देखिए किस किस के टेबल में आता है, मतलब कौन सा पहाड़ा में आता है। तो मुझे मालूम है 20 जो है ना वो 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 ढाई 10, लेकिन 2 और 10 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, किसी तरह भी अरेंज करेंगे तो वो मुझे 1 बना कर नहीं देगा। अब दूसरा आता है 4 की पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा जब 5 बारी पढ़ेंगे तो 4 5 20 आएगा। तो देखिए अब 4 और 5 में 20 आया, तो मुझे ये दिमाग में चला अगर मैं 5 में से 4 को घटा दूँ तो अपने पास क्या बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ मैं लिख दूँ 5 माइनस 4, तो देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -4 है, तो 5 को -4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा -20 आएगा। तो -20 यहाँ पर क्या आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब आप इसको यहाँ पर लिख दें, इसको आप लिख सकते हैं क्या x² प्लस 5x और माइनस 4x और -20 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए इसमें से x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 5 और यहाँ से क्या बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं आप, देखिए आप बताइए अगर ये अच्छा ये यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे पहले। और यहाँ देखिए 4 है यहाँ पर 20 है, तो 20 है तो क्या 4 के पहाड़ा में 20 आता है, यस तो आता है, कितने बार आता है 5 बार आता है। यहाँ से क्या कॉमन कर लीजिए 4 और यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर बचेगा 5। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 5 है और यहाँ भी x प्लस 5 है, तो इस दोनों को क्या करेंगे हम लिख लेंगे x
एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अब ये 0 है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब दो नंबर का या किसी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब दोनों में से या तो दोनों 0 होगा, या तो दोनों में से एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा। तो इसी तरह देखिए, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो जब हम इसको 0 करने जाएंगे तो x माइनस 4 को, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए 4 और माइनस 5। तो देखिए 4 और माइनस 5 किस में ऑप्शन में, 4 और माइनस 5, देखिए ऑप्शन सी में। अच्छा, अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको अच्छे तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का हम वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप सीख सकें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये टीचर पढ़ाया होगा, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई द्विघात समीकरण रहता है। द्विघात समीकरण मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हमें इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, मतलब कि सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट निकालने क्या टेक्निक होता है, अगर ऐसे लिखा हो तो ax² प्लस bx प्लस c। तो हम कैसे निकालते हैं शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। और b कौन होता है, जो x के साथ का टर्म होता है। तो यहाँ देखिए x के साथ टर्म क्या है 5, तो b बराबर क्या हो गया 5। और इसी तरह a बराबर कौन होता है, जो हमारा x² के साथ का जो कोएफिशिएंट होता है। तो कोएफिशिएंट क्या है 2। तो अपना क्या हो गया, b बराबर क्या हो गया 5 और a बराबर हो गया 2। फार्मूला क्या होता है माइनस b बाई ए। तो माइनस b बाई ए क्या होगा -5 और बटा में 2, तो -5 बटा 2, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका फार्मूला नहीं याद है तो मैं बताता हूँ शॉर्टकट करने का टेक्निक क्या है। जैसे ही क्वेश्चन दिया रहे उसको आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए बीच वाले को। अगर सम पूछा हो तो बीच में क्या है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो उसको माइनस कर दीजिए, और माइनस हो तो प्लस करिए, मतलब इसका साइन चेंज कर दीजिए, और बटा में जो x² का जो आगे लगा हो, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस था तो उसको माइनस कर दिए, और जो x² का जो टर्म था उसको हम क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। तो क्या बचा -5/2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जा सकता है और पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है, x² प्लस 4x प्लस 1 दिया हुआ है हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछा है। अल्फा बीटा क्या हमारा इसका रूट है, रूट मतलब इसका शून्यक है। तो इसको देखिए सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अल्फा बीटा का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो अल्फा प्लस बीटा। अब आप इसको याद भी रख सकते हैं, जैसे ही है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो आप उसको लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अभी मैं बताया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मैंने अभी आपको शॉर्टकट टेक्निक बताया था। और नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा रूट ऑफ द शून्यक। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा इन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस b बाई ए, और बाई में क्या हो जाएगा c बाई ए। तो ये फार्मूला हुआ, अगर आपको याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो इसका शॉर्टकट टेक्निक भी मैं आपको बताया हूँ। क्या है शॉर्टकट टेक्निक, जो x के साथ लिखा हुआ उसको आप चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। जैसे अगर प्लस लिखा हुआ तो माइनस में चेंज कर दीजिए, और माइनस लिखा हुआ तो प्लस में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस में, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे माइनस में। तो इसको लिख लीजिए -4। अब देखिए x² के साथ क्या लगा हुआ है 1 लगा हुआ, तो 1 को हम क्या लिख सकते बाई में 1, और नीचे क्या है c बाई ए। c कौन होता है ये और ये, तो 1 हो जाएगा ये भी। तो 4/1/1 मतलब कि अपना आंसर क्या होना चाहिए -4। तो -4 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपको दो चीज़ रखना है। क्या याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। आप ये कंसेप्ट को रट लीजिए। अगर नहीं भी रटते तो मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बता दिया, क्या जो बीच वाला टर्म हो उसका साइन चेंज कीजिए, और जो x² का उससे डिवाइड कर दीजिए, और जैसे अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो जो लास्ट वाला है उसको लिखिए और बटा में 1 लिख दीजिए। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या है -4, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, द्विघात समीकरण का। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और बिहार बोर्ड में भी पूछा जा रहा है। तो देखिए अपने को पूछा क्या है, यदि समीकरण
के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के इक्वल टू 0 हो और मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान क्या होगा। अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो हम इंग्लिश में पढ़ के बता देते हैं। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के इक्वल टू 0 आर इक्वल द वैल्यू ऑफ के। देखिए मतलब अभी हम आपको पता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले तो मैं फार्मूला से करके बता देता हूँ, उसके बाद नहीं होगा डायरेक्ट भी करेंगे। देखिए तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई है, सॉरी शून्यकों का योग, हाँ, और उसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। तो अपने से किसकी वैल्यू पूछा है, के का। तो यहाँ देखिए ए से ए तो कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बच गया, माइनस बी इक्वल टू से। और मैं अभी बोला बी कौन सा टर्म होता है, जो हमारा एक्स के साथ होता है। एक्स के साथ कौन है इस बार, 6 है। कौन है, 6 है। तो मैं क्या बोला था, इसका साइन चेंज कर दिया, 6 है तो -6, और उधर क्या बचा था, सी। तो सी के जगह पर इस बार क्या हो जाएगा, 9 के। तो यहाँ क्या है, 9 के। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ -6 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। तो के बराबर क्या बच गया, -2/3। के बराबर क्या बचा, -2/3। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए अभी, यदि x इक्वल टू 1 दोनों समीकरण का मूल हो तो a इंटू बी क्या होगा। मूल का मतलब है, अगर मूल बोले तो सीधा सीधा जो x की वैल्यू दिया हो ना, जो इक्वेशन दिया है उसमें x की जगह पर आप डाल दें। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1 डालेंगे और यहाँ भी x की जगह पर 1 डालेंगे। तो x की जगह पर 1 डालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो a प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब a बराबर क्या हो गया, -2। तो अपने पास a बराबर क्या मिल गया, -2। और अपने को किसकी वैल्यू निकाल, a इंटू बी का। तो अपने को b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में फिर से x की वैल्यू डाल देंगे। तो x की जगह पर 1 डालिए, तो x की जगह जैसे ही 1 डालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, b इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, और b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, b ही बचेगा, प्लस b। b के जब b इंटू एक्स है, x की जगह पर क्या डालना है अपने को, 1। 1 जैसे ही डालेंगे तो बचेगा b, इधर क्या बचेगा, 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा इस बार, 2b बराबर 3 और b बराबर 3/2। b बराबर क्या बचा, 3/2। और a बराबर अपने पास क्या है, -2, और b बराबर क्या है, 3/2। अब इस दोनों को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, -2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a बराबर क्या था, -2, और b बराबर क्या था, 3/2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई, -2 इंटू 3/2। अब ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, -1 यहाँ का और 3 यहाँ का। तो -1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2 की पावर 3/2। तो इसको बताइए किस तरह से करें सॉल्व। तो यहाँ देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ, एक क्या क्वेश्चन बोला, ये 2 की पावर x प्लस वाई जो है ना इसके बराबर है, और 2 प्लस x की पावर x प्लस वाई जो 2 की पावर है वो इसके इक्वल है। तो एक कंसेप्ट होता है, अगर कोई भी चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर x लिखा हुआ और यहाँ पर y लिखा हुआ है, अगर इस दोनों का पावर सेम हो तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा। अगर इसी तरह कोई x यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ x लिखा हुआ, और इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कुछ भी है, y है, तो जो अगर बेस सेम हुआ तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या है, 2 की पावर x प्लस वाई है और इक्वल टू में 2 की पावर 3/2 है। तो 2 यहाँ भी देखिए इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, इसका मतलब x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, और x माइनस 2 को भी क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई को भी क्या लिख सकते हैं, 3/2। अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, y की, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर है 3/2 और x माइनस वाई बराबर है 3/2। तो अब क्या होगा, यहाँ से x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई बराबर 3/2 और एक्स माइनस वाई बराबर 3/2। अब क्या करेंगे, अपने को चाहिए वाई की वैल्यू, तो यहाँ माइनस दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, माइनस दिया प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक वाई यहाँ से और एक वाई यहाँ से, तो हो जाएगा क्या 2y। अब 2y बराबर क्या है 0, तो y बराबर क्या हो गया 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन सी इसका 0 हमारा आंसर हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, त्रिकोणमिति का। तो देखिए यह काफ़ी आसान सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन दिया कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो अभी आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए, कॉस थीटा का तो हम कॉस थीटा लिख लेंगे। अब ये आप मुझे ये बताएं कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा और साइन थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। क्यों, क्योंकि अगर कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो इसी तरह कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख लेते हैं। तो चलिए लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉसेक थीटा ऑलरेडी है और कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख लेंगे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कॉसेक थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आज जाइए बुक खोल के उसमें से याद कर लीजिए। अगर नहीं याद होता तो मैं आप कमेंट में बताइए, मैं आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आप याद कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए ताकि मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँ। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए पूछा जाता रहता है बिहार बोर्ड में और बहुत सारे बोर्ड में पूछा जा सकता है। जैसे देखिए यह क्वेश्चन दिया, यदि बहुपद x² + x - b के शून्यकों का योग दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब इंग्लिश में हम पढ़ के बता दें, इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + x - b बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब यह हुआ, मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है, इसका कोई रूट है अल्फा, तो दूसरा रूट होना चाहिए बीटा, लेकिन बीटा नहीं है, इसका उल्टा है। इसका उल्टा मतलब क्या, 1/अल्फा, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं दो, तो दो का उल्टा 1/2 ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह एक रूट है अल्फा तो दूसरा क्या, इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, तो इसका अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो अपने को किसकी वैल्यू पूछा है, बी की, तो देखिए अभी निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जब अल्फा है, बीटा की जब इस पर क्या हो गया 1/अल्फा। और ये होता है किसके बराबर है, c/a, तो c के जब इस पर क्या आ गया -b, तो -b। और एक इसको बोलते हैं जो x² का कोएफिशिएंट होता है, तो x² कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा 1 से। अब देखिए अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ क्या बच गया -बीटा = 1। इसका क्या मतलब b बराबर अगर -1 आ जाएगा हमारे पास तो b = क्या हो गया -1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ये याद कर लीजिए, अगर जैसे ही आपको बोले रेसिप्रोकल मतलब दो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर आप एक को x मान रहे हैं तो दूसरा को 1/ आपको x मानना ही पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इसको याद कर सकते हैं। अगर एक दिया हुआ है, एक बोलेगा अगर इस तरह से शून्यकों का योग एक दूसरे के व्युत्क्रम है मतलब एक दूसरे के उल्टा है, तो मान लीजिए हम एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/x। तो आप इसको याद कर लें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। कंसेप्ट सेम रहेगा लेकिन हो सकता है क्वेश्चन बदल जाए, लेकिन वैसे बोल देगा वो शून्यकों का योग एक दूसरे का व्युत्क्रम है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिए। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 का मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान बताइए। अब यहाँ पर देखिए इच रूट, अब कितने इसमें रूट होते हैं, समीकरण में कितने रूट होता है, समीकरण में 2 रूट होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा, यदि समीकरण के मूल समान है मतलब जो समीकरण का रूट है वो इक्वल है। समीकरण का रूट क्या है, इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब मान लीजिए अपने पास अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, तो वे प्रत्येक मूल का मान बताइए। तो चलिए हम मानते हैं, तो एक को माने अल्फा, तो अभी हम आपको बोले आप इसको याद किया, रूट याद कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा हम लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पर अल्फा होगा और बीटा के जगह पर भी अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है दोनों क्या है, मूल समान है। तो हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस अल्फा मतलब कि 2 अल्फा बराबर क्या होगा -b/a, तो -b/, b के जगह पर b और a, इसका मतलब अल्फा बराबर क्या हो गया -b/2a। तो
तो -b/2 हो गया, तो अल्फा अपने को मालूम चल गया, तो बोला प्रत्येक मूल समान हो, तो अल्फा निकल गया। अब क्वेश्चन मुझसे क्या डिमांड कर अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा बराबर क्या हो गया -b/2 है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुल मिलाकर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो आपसे एक ही चीज़ पूछा जा सकता है, शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, या ऐसे दिया जा सकता है कि शून्यकों का योग ये है तो के की वैल्यू निकाले या टी की वैल्यू निकाले, इस तरह से सवाल दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो आप एक ही चीज़ याद करें, अगर वो बोले शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो एक को अल्फा माने, दूसरा को 1/अल्फा माने। अगर बोले शून्यकों का योग दिया हुआ है तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a लिख ले, उसको सोल्व कर ले, तो वहाँ से जो भी रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए ये काफ़ी इजी सवाल है, ये आपको आना ही चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ x+2 और x-2 इक्वल टू क्या है 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही होने का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ आपको इसको पूरा को मल्टीप्लाई नहीं करना है ऐसे करके, यहाँ सिंपल आपको यहाँ पर a+b इंटू a-b का फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो a+b, तो यहाँ पर a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a+b इंटू a-b की जगह a² - b², तो a की जगह पर क्या है x² और माइनस b 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। समझे कि नहीं समझे। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये अगर ऐसे दिया हो, देखिए यहाँ पर x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, और 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, लेकिन बीच का साइन चेंज है। तो बीच का साइन चेंज रहता है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाता है। अभी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए a+b इंटू a-b, इसका जो रिजल्ट होता है ना मल्टीप्लाई करने का a² - b²। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप याद कर लें, ताकि आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। अगर याद नहीं रहा तो फिर आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लेगा आपको। तो उससे बढ़िया है कि आप इसको याद कर ले। सिंपल सा फार्मूला है, कैसे याद करा, देखिए a+b इंटू a-b, तो इसका मतलब पहले वाला का स्क्वायर माइनस दूसरे वाला का स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला क्या x² सॉरी x है तो x² हो जाएगा, और दूसरा क्या -2 है तो 2 का स्क्वायर -4 सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और -4 कर दीजिए बराबर 5। तो अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x² और ये -4 है बराबर कुछ पर जाएगा तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब x² बराबर क्या हो गया 9। तो x बराबर जैसे ही 9 हुआ, इसका क्या मतलब है, x का जब रूट हटेगा तो x बराबर +-3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्य 6 और 2 हो तो b और c का मान बताइए। तो मैं यही बोला हूँ ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आता है तो आपसे शून्यक के बारे में ही पूछेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ शून्यक दे दिया लेकिन आपसे यहाँ पर वैल्यू पूछ लिया, तो मैं यही शून्यक का योग, शून्यक यदि देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यदि द्विघात समीकरण के शून्यक 6 और 2 हो तो b और c का वैल्यू बताइए। तो सिंपल से ये बताइए, अगर मुझे ये 2 शून्यक दिया हुआ है तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, तो शून्यकों का योग निकालिए, तो 6 और -2 तब 4 हो जाएगा यहाँ से, और उसके जगह पर क्या हो जाएगा -b/a, -b के जगह पर क्या होगा, b यहाँ पर है तो -b और यहाँ का 1 आ जाएगा, तो b बराबर क्या होगा अपने पास -4, b बराबर क्या हो गया -4। अब मुझे चाहिए c, तो c निकालने के लिए देखिए c कहाँ है, यहाँ पे है, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगा लेते हैं। तो जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना -12, 6 दूना क्या आया -12। तो इस बार क्या हो गया, c बराबर -12 और a बराबर -4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पर भी कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। इस सवाल का देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब यह है कि इसमें ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका x का पावर 1 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या 2x - 9√5 और यहाँ क्या है x + 1/x। यहाँ भी देखिए x की पावर 1 है, लेकिन जैसे ही इस दोनों के एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x, ऑप्शन बी के लिए x² + 1। तो यहाँ क्या हुआ x² + 1/x। तो यहाँ पूछा क्या हमसे, निम्नलिखित में कौन सा रैखिक बहुपद है, मतलब कि कौन सा इसमें इक्वेशन है जिसका x की पावर मैक्सिमम 1 है। तो यहाँ देखिए x की जगह पर z हो गया तो z² है, मतलब मैक्सिमम पावर यहाँ से 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या है z² है, मतलब इसका भी z² होगा। सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिसको देख रहे हैं x की पावर क्या है 1 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हाँ, ये आप याद कर सकते हैं। यदि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर कोई रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का रूट कितना होगा? 1 होगा। अगर कोई द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का क्या होगा? मैक्सिमम 2 होगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब कि त्रिघात, त्रि मतलब 3, तो मैक्सिमम जितना यहाँ लिखा रहे उस, अगर रैखिक लिखा हो तो 1, द्यू मतलब होता है 2, त्रि मतलब होता है 3, इसका मतलब क्या है? त्रि है, मतलब कि त्रिघात। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आ गया त्रिघात बहुपद का सवाल। बहुपद एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर माइनस एम प्लस 3 के शून्यकों का योग किया। तो आप इसको भी ऑप्शन में याद कर सकते हैं फार्मूला के तौर पर। अगर आपके शून्यकों का इसमें 3 रूट होता है, अभी मैं बोला हूँ, तो एक मान लेते हैं अल्फा, दूसरा क्या है बीटा है, और तीसरा क्या है गामा है। तो इसी तरह इसमें भी होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, साइन चेंज कर देंगे। तो 3, और यहाँ एम की वजह पर क्या है? 1 है, बटा का 1। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट फार्मूला का सवाल है, जो आपको याद भी होना चाहिए। बीचेक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर इस तरह का इक्वेशन हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर क्या हुआ? सिर्फ ए की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया? बी आ गया। तो हम भी लिख लेंगे क्या? अगर ए एक्स स्क्वायर रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस बार ए की जगह पर क्या आ गया? बी आ गया, तो हम भी में बदल देंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा? बी की जगह पर तो बी रहेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर क्या है? बी है, तो बी और सी, तो क्या हो गया अपना? बी स्क्वायर माइनस 4bc। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये रैखिक समीकरण को हल करना, तो ये काफ़ी आसान सवाल है। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, जो सबसे पहले बताएगा समझेंगे उसको आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइए, मैं इसका आंसर अपलोड कर दूँगा। काफ़ी आसान सवाल है। आपको क्या करना है? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 है, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो इसको हम क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 है, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगे। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का सवाल हर बार बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो आप भी देखिए इसको किस तरह सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर क्या है? 5a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा? तो आप मुझे ये बताइए, समांतर श्रेणी में होता है, इसका क्या मतलब है? उसके जो बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब जो d होता है, वो d जो होता है ना, वो सेम होना चाहिए। जैसे कोई समांतर श्रेणी रहता है तो दूसरे टर्म में से जब पहला टर्म घटाते हैं तो सेम आता है, चौथे टर्म में से दूसरा टर्म तीसरा टर्म घटाते हैं सेम आता है। तो इसी कंसेप्ट, मान लीजिए अपने पास दिया a b c d, अगर समांतर श्रेणी में, तो हम क्या करेंगे? b माइनस ए बराबर जो होगा ना, वो c माइनस बी के बराबर होगा। तो इसी तरह यहाँ देखिए दिया क्वेश्चन क्या है? 5a, b तथा 11 किस में है? AP में है, तो हम a प्लस बी की वैल्यू बताएंगे। तो क्या कीजिए, a माइनस 5 लिखे, वो किसके बराबर होगा? b माइनस ए के। तो इसी तरह जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 2a बराबर क्या होगा? 2a बराबर अपने पास होगा, 2a बराबर क्या होगा? b प्लस 5। अब देखिए, एक इक्वेशन और आपको बनाने की जरूरत है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि आप ऑप्शन पुट करके देख लेंगे अपने को। अच्छा, एक काम कीजिए, a और b की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या है? 2a बराबर a प्लस बी, क्या है? 2a बराबर b प्लस 5। तो हम क्या करेंगे? b प्लस 5 के लिए अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं इस दोनों के यूजिंग से। तो ये देखिए, इससे हम इक्वेशन बना ली। अब एक और इक्वेशन बनाते हैं ताकि हम a और b की वैल्यू निकाल सके। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे? a b, इस बार इस तीनों का यूज़ करके हम निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a, b और 11 दिया। तो इस बार क्या करें? b माइनस ए बराबर 11 माइनस बी। तो 11 माइनस बी क्या होगा? तो ये चला जाएगा इधर, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? 11 प्लस ए। 2b बराबर क्या हो जाएगा? 11 प्लस ए।
2b बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस ए। अब अपने पास दो इक्वेशन आ गया, अब दो इक्वेशन आ गया और दो वेरिएबल, तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए एक इक्वेशन क्या था अपने पास 2a इक्वल टू बी प्लस 5 और दूसरा इक्वेशन क्या है 2b इक्वल टू 11 प्लस ए। तो हम एक काम करते हैं, देखिए इसको इधर बुला लेते हैं और इसमें से घटा, जैसे यहाँ 2a है और यहाँ a है, तो हम क्या करेंगे इसमें से a को निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से निकालिए क्या होगा, तो a प्लस बी चाहिए तो आप सिंपल से ये भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा बटा 2 और b की वैल्यू भी हो जाएगा बटा 2। अब दोनों को मर्ज कर लीजिए, जैसे ही मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस 5/2 इक्वल टू 11 प्लस a/2। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो यहाँ से क्या आ गया a माइनस बी और यहाँ से क्या आ जाएगा -6। जैसे ही -6 आया तो अब क्या है a माइनस बी इक्वल टू -6, a माइनस बी इक्वल टू -6। और अपने को इसकी वैल्यू पूछा a प्लस बी की, तो एक और इक्वेशन बनाएंगे और इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा इसका शॉर्टकट मेथड ये भी होता है कि जैसे आप दोनों को इस दोनों को एक साथ लिख लें, जैसे ये कि मान लीजिए यहाँ पर इसको पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये a जो है ना, तो इस दोनों को मर्ज कीजिए b प्लस 5/2 इक्वल टू, और यहाँ से हम जाएंगे तो क्या होगा 11 प्लस a बटा 2। यहाँ से क्या हो जाएगा a से कट जाएगा और b माइनस a बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन सी। अब यहाँ भी देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये भी टर्म दिया हुआ समांतर श्रेणी में, तो इसका समांतर क्या होगा? समांतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी। तो जैसे ही आपसे कॉमन डिफरेंस पूछे तो आपको करना क्या है, ये जो टर्म दिया है ना उसका डिफरेंस लेना है। दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटाइए, तीसरा में से दूसरा घटाइए, तो इसी तरह पहला टर्म को ना a/1/p 1 माइनस p बाई p। तो इसी देखिए करेंगे क्या, दूसरा टर्म क्या है 1 माइनस पी, तो इसको लिखे 1 माइनस पी पी और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस पी। तो इस दोनों कैल्शियम लेंगे तो यहाँ क्या बच गया p और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस पी माइनस 1। अब देखिए -1 से -1 कट गया और यहाँ से p से p कट जाएगा तो क्या बचेगा -1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। मतलब सीधा सीधा अगर आपसे सर्वांतर पूछे मतलब कॉमन डिफरेंस पूछे तो आप क्या कीजिए, जो पहला टर्म है ना उसमें और दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटा दीजिए तो आपका सर्वांतर आ जाएगा, मतलब कि डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, एपी 10 एपी दिया हुआ 10,7,4 डॉट डॉट का तीसवा पद क्या होगा? तीसवा मतलब कि एन पूछा है आपसे और आपको क्या क्या दिया हुआ आप मुझे ये बताइए, तो तीसवा पद क्या होगा? अच्छा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक सीरीज है जो कि एपी में है, एपी मतलब के समांतर श्रेणी में, तो मुझे तीसवा पद निकालना है। तो तीसवा पद निकालने का सीधा सीधा मतलब है, शॉर्टकट सीखिए, a प्लस लिखिए और ये जो 30 है ना उसमें से एक कम कर दे, 29 इंटू डी। तो a किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को बोलते हैं। फर्स्ट टर्म क्या अपने पास 10 है और 29 दिया और डी किसको बोलते हैं? जो अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, डी किसको बोलते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए यहाँ पर 7 और -3 है, तो 7 और -3 क्या होगा? सॉरी 7 और -10 क्या होगा? -3। तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और प्लस 29 इंटू -3। अब 10 इन माइनस 29 इंटू 3 कीजिएगा तो 87 आएगा और 87 में से 10 को हटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए तो क्या होगा 77। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, आपको लिख लेना है तो लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा है तीसवा टर्म, तो आपको करना क्या है, जो इसका फर्स्ट टर्म है उसको वो लिखे, उसके बाद क्या कीजिए जो ये पूछा है उससे एक कम कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना टर्म पूछा है? तीसवा से एक कम कर दीजिए, तीसवा से एक कम करेंगे तो क्या होगा 29 इंटू डी। अब डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, फोर्थ टर्म होता है, इसी उसमें से क्या करते हैं, जो सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटा लेते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या अपने पास 7, तो 7 में से हम किसको घटा लेंगे? 10 को। तो 7 माइनस 10 तो -3 और -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ? सी। कंसेप्ट पकड़ लिए तो अच्छी बात, आगे चलते हैं।
अब ये देखिए, ये समांतर श्रेणी है, कौन सा पद 383 होगा, तो इसमें कौन सा पद 383 होगा, मतलब आपसे यहाँ पर सवाल उल्टा पूछ दिया, मतलब कि n की वैल्यू। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, n निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मैं अभी क्या बोला हूँ, n माइनस 1 लिखना ही है, a अपने को मालूम है 5 है, d कितना है 8 माइनस 5 करेंगे तो 3, और लास्ट टर्म दिया कौन सा है 383, तो हमको इसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास 383 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 कितना हुआ, n माइनस 1 की जब n माइनस 1 रहेगा, और यहाँ से d क्या है 3, तो 383 इक्वल टू 5 प्लस 3 से n में मल्टीप्लाई कर 3n और माइनस 15, इट मीन्स 383 इक्वल टू यहाँ क्या 15, और 15 में से कितना घटाएंगे 3, तो -12 प्लस 3n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 383 प्लस 12, 383 प्लस 12 और 3n है, तो 383 बताइए 383 प्लस 12 इक्वल टू 3n, इसको ऐड करें तो 5 और इसको ऐड करेंगे तो 9 और यहाँ से क्या होगा 4। अब इसको आप जो भी डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आएगा उसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा √3/2 के बराबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू √3/2। तो आप इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला होता है, मतलब वैल्यू होता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, जो हमारा 0 से 90 तक तो आपको एटलीस्ट याद ही रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तो इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ देखिए √3/2 दिया हुआ है, और ऑप्शन क्या क्या sin 30, तो sin 30 की वैल्यू होता है 1/2, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। उसके बाद चलेंगे sin 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2, और यहाँ पर क्या tan 30 तो होता है 1/3, तो ये तो गलत हो गया। और cos 60 होता है 1/2, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या अपना बी करेक्ट है। तो इसको आप याद कर लीजिए, जो भी वैल्यू है बुक में लिखा रहता है फर्स्ट पेज पे ही ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का, तो आप जाके वहाँ से याद कर लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 29 का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ, यदि tan थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको 1 किसके इक्वल होता है, जब हम 10 की डिग्री याद करते हैं 0 से 90 के बीच में, तो आप वहाँ पर ये याद करते होइएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या है tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अब इस दोनों कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ थीटा बराबर है और यहाँ थीटा के सामने क्या है 45 डिग्री, तो थीटा की मान क्या होगा 45 डिग्री। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया सेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 46 का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये याद रखना है फार्मूला में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या 1। तो किसी भी तरह करके जब आप इसको उसी कंडीशन में सोल्व कर पाएंगे, यहाँ तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 45, यहाँ अगर ये कॉट स्क्वायर को हम अगर tan में बदल दें किसी भी तरह करके, तो हमारी ये चीज़ें आसान हो जाएगी, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 46 है, तो इस कॉट को हम tan में बदलने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम है अगर हम tan स्क्वायर 90 माइनस तो देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 है। सेक स्क्वायर क्या है 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 है। तो मैं अभी बोला हूँ सही है 46 डिग्री है वो tan में कॉट में है, तो इसको हम किसी तरह करके किस में कन्वर्ट करेंगे tan में, क्योंकि अपने पास फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कॉट स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ था, इसको हम चाह रहे हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 44। क्यों, अगर ये 90 में से 44 जब आप घटाएंगे तो क्या बचेगा 46। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जैसे ही कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, तो इसी तरह कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस
6 है, तो इसको हम क्या लेंगे 44। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर इस पर क्या है 45 डिग्री, तो इस पर क्या हो जाएगा थीटा की जगह पर 45 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपने पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो अगर एक एंगल अलग हो दूसरा भी एंगल अलग, तो दोनों को क्या कीजिए सेम एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही सेम एंगल में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ वहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा जिसके थ्रू आप आंसर निकाल पाएंगे। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 32 है, यहाँ भी वही करना है। आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, टू सेक स्क्वायर 53 माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37। तो हम यहाँ से क्या करें, अभी मैं बोला अगर दोनों एंगल अलग हो तो हम उसको क्या करेंगे सेम एंगल करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही सेम एंगल करेंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ फार्मूला लग रहा होगा, वहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो लेकिन यहाँ देखिए इस बार क्या है, क्या 2 कॉट स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी 2 है तो 2 इसमें कॉमन कर लेंगे। और यहाँ से क्या कर लेंगे सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। तो कॉट में सब क्या कीजिए इस बार 53 जैसे ही घटाएंगे तो क्या बचेगा tan 37। तो इसको आप जो है ना ये कॉट स्क्वायर 37 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर 53 डिग्री। तो यहाँ से 2 या क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर 53 माइनस tan स्क्वायर 53। तो 2 सेक स्क्वायर 53 माइनस tan स्क्वायर 53। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इसी तरह सेक स्क्वायर 53 माइनस tan स्क्वायर 53 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 × 1, और जैसे ही 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 2। तो 32 का आंसर कौन सा हुआ डी। देखिए यहाँ पर भी वही है, तो मैं अभी कंसेप्ट बताया क्या, इस दोनों को एक चीज़ों में कन्वर्ट करना है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर 35 है। तो अभी आपको एक फार्मूला हम लिख देते हैं, कौन सा फार्मूला पर कंसेप्ट लगेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसी तरह मैं क्या बोला इस दोनों को एक में कन्वर्ट कर लीजिए। तो tan स्क्वायर 90 माइनस 45 करके और इसका सोल्यूशन निकाल के कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मैं डायरेक्ट आंसर टिक रहा हूँ कौन सा आंसर करेक्ट है बी, लेकिन आप वेरीफाई करके कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा, बार बार आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे दिया हुआ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की मान क्या होगा। तो आप मुझे ये बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ पर बराबर होता है। तो आप पढ़े होगा 0 से 90 के डिग्री के बीच में साइन 45 डिग्री पर दोनों का वैल्यू 1/√5 होता है। अगर किसी को ऐसे समझना है तो आप ग्राफ अगर मालूम हो साइन का तो आप बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर साइन ग्राफ होता है 0 से पास होता है यहाँ तक, और कॉस ग्राफ क्या होता है इसे होता है। देखिए ये इस पॉइंट पर दोनों बराबर आती है, तो ये जो पॉइंट होता है ना ये 45 डिग्री का होता है। तो 45 डिग्री आप लिख सकते हैं। तो 45 डिग्री कौन सा हुआ, आप इसको याद भी रख सकते हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम में इफ द साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको क्या टिक करना है 45 डिग्री जब साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए अलग अलग रेशियो में, तो आपको ये रेशियो का अलग अलग टेक्निक याद होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर दिया हुआ tan थीटा, तो tan थीटा को साइन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, या ये कॉसेक थीटा जो दिया उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और ये सेक थीटा जो दिया उसको क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो डिफरेंट तरीके से लिख सकते था। इसको किसी तरीके से लिखने की कोशिश करते देख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा को tan थीटा ही रहने देते हैं। यस देखिए ऑप्शन में अपने पास इस बार क्या है tan स्क्वायर थीटा कहीं नहीं दिख रहा था। एक काम करते हैं हम tan को साइन बाई कॉस लिख लेते हैं। तो tan को हम लिख लिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू, अब ये जो कॉसेक थीटा इसको क्या लिख लेंगे 1/sin थीटा, और ये जो सेक थीटा जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या लिख लेंगे 1/cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया 1/sec थीटा 1/cos थीटा इंटू 1/cos थीटा। तो 1/cos इंटू 1/cos क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। अब ये 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम पलट देते क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है सी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखिए ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पर यह दिमाग लगाए, आपको tan थीटा दिया हुआ है और आपको cos स्क्वायर थीटा निकालना है और साइन स्क्वायर थीटा निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ से होता है अगर हम tan थीटा लिखना चले तो tan थीटा बराबर क्या होगा 4/3। अब ये tan थीटा बराबर क्या होगा P/B। तो यहाँ पर P किसको बोलते हैं परपेंडिकुलर को, B किसको,
तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको कमेंट में करना है, मैं बोला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसका आंसर देखिए। यहाँ पर कंसेप्ट ये होता है, जो डिफरेंट एंगल होता है उसको हम सेक एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर में tan 23 डिग्री और नीचे में क्या है, cot 67 डिग्री। तो इस दोनों में सब चाहेंगे ये जो दोनों का एंगल है सेम हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, जो नीचे वाला है उसको हम चेंज कर लेते हैं tan 23 डिग्री में। अगर आप चाहें तो ऊपर वाले को भी cot 67 में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, cot 67 लिखा हुआ है उसको हम लिख लेंगे 90 माइनस 23। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 90 में से 23 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 67। अब आपको मालूम होना चाहिए cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो इसी तरह यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 23, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 23, और ऊपर में भी tan 23 और नीचे में भी tan 23। तो tan 23 से tan 23 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। इसी तरह अगर cos 12 डिग्री है तो cos 12 डिग्री नीचे क्या है sin 78 डिग्री। तो cos 12 को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, sin 78 डिग्री में। तो इसको क्या लिखेंगे, sin 12 को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पहले करेंगे cos sin 78 डिग्री। ये कैसे होगा, क्योंकि इसको हम लिखेंगे cos 90 माइनस 78। तो ये सीधा हो जाएगा sin 78। तो ऊपर वाले में क्या, ऊपर भी sin 78 बचेगा, नीचे भी sin 78, कट के क्या बचेगा यहाँ पर 1, तो यहाँ से 1 है और यहाँ से भी 1 है, तो 1 + 1 = 2। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अब ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रायिकता का। यहाँ क्या बोला है, दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम आने की संख्या क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द टॉसिंग टू कॉइन्स। तो आप मुझे बताइए, कोई कॉइन है, इसको टॉस जब कीजिएगा तो एक तरफ हेड होता है, दूसरा तरफ क्या होता है, टेल होता है। जब एक कॉइन को जब आप एक बार उछालेंगे तो परिणाम आने की पॉसिबिलिटी क्या है, दो, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। फिर इसी कॉइन को जब आप दोबारा उछालेंगे तो इसी तरह क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जब हेड एक बार पहला बार उछाले तो दो परिणाम है, दूसरा बार भी उछाले तो दो परिणाम है, तब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। मतलब 2 + 2 = 4। मतलब क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है, इन थ्रोइंग अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6। तो इसको करने का दो तरीका है, या तो आप ये करें, जो हमारा क्वेश्चन दिया उसमें से 6 आने की प्रायिकता निकाल लें और 1 माइनस समथिंग कर दे। लेकिन हम इस क्वेश्चन में सिंपल सा तरीका से यह देख लीजिए, मान लीजिए अगर एक पासा है तो एक पासा में या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो टोटल कितना आएगा, टोटल जो परिणाम आएगा वो 6 आएगा। और इसमें क्या पूछा, 5 नहीं आने का, 6 नहीं आने का। तो देखिए 6 यहाँ है, तो 6 अगर हटा दे तो क्या बचेगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। मतलब प्रायिकता पॉसिबिलिटी क्या है, 5 आने की। तो 5/6। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E = 0.07, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा। तो अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं तो आप याद कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E = होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E का कंप्लीमेंट = 1। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हुआ है, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E का कंप्लीमेंट निकालना है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंप्लीमेंट निकालना है, तो सीधा सीधा इसका शॉर्टकट ये होता है, जो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंप्लीमेंट निकालना है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया होता है 1 में से घटा दे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंप्लीमेंट दिया फिर भी 1 में से घटा, मतलब सीधा सीधा 1 माइनस 0.07। अब जैसे 1 में से 0.07 को जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.93। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन 40 का आंसर क्या हो गया, बी। अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला, एक थैले में 4 सफेद, 6 लाल और 7 काली और 3 नीली गेंद है, तो यदि एक गेंद को यदृच्छा निकाली जाती है तो इसमें सफेद आने की प्रायिकता क्या है। तो इसको आप थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लें ताकि आपको कांसेप्ट क्लियर है। तो देखिए ये क्वेश्चन इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 का इंग्लिश में पढ़ लीजिए। देखिए, एक अ बैग कंटेन 4 white and 6 red and 7 black and 3 blue balls, one ball is taken out random, then probability that is white। तो देखिए इसमें अपने को पूछा क्या है, अगर एक बैग है जिसमें 4 को व्हाइट बॉल है और 6 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है और 3 ब्लू बॉल है। तो अगर इस 4 बॉल को निकाले इस पूरे बॉल में से, तो ये प्रायिकता कितनी होगी, मतलब कितने बार निकल जाएगी। तो टोटल बॉल कितना है अपने पास, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा भाग गया नीचे। हाँ, तो इसमें से देखिए अपने पास टोटल बॉल क्या है, टोटल बॉल होगा 6 + 4 + 7 + 3। तो 7 + 3 = 10 और 6 + 4 = 10, 10 + 10 = 20। तो टोटल बॉल कितना है अपने पास, 20 है। तो 20 में से 20 निकालेंगे और अपने को पूछा क्या, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो व्हाइट बॉल कितना है अपने पास, 4। तो 4 में से कोई एक आएगा, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 4 = 4 × 5 = 20। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, यदि sin थीटा बराबर 1/b हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको मालूम होगा हम sin थीटा बराबर क्या लिखते हैं, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो हम मुझे चाहिए क्या, cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा = 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। लेकिन अपने को चाहिए क्या, cos स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, रूट को उधर भेज देंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा।
अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम इसमें रख देंगे। जो साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, जो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, एक मिनट सॉरी, ये जो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है क्या दी है, साइन थीटा बराबर ए बाई बी। तो कॉस थीटा को हम कॉस थीटा लिख लीजिए रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ए की साइन थीटा बराबर क्या, ए बाई बी। तो ए का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट अंडर ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, बी स्क्वायर। लेकिन बी स्क्वायर जैसे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अब ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बोला है, एबीसीडी एक समकोण त्रिभुज है और कौन सी 90 डिग्री है, तो cos a plus b का मान बताइए। एबीसी इज द राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच सी इज 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ cos of a plus b। तो आप मुझे ये बताइए किसी भी ट्रायंगल का सभी कोनों का योग कितना होगा, 180। लेकिन इसमें बोल दिया ट्रायंगल जो है क्या राइट एंगल है। तो आपको मालूम है ट्रायंगल राइट एंगल है, तो एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो उन्होंने बोला सी जो है क्या वो 90 डिग्री है, तो 90 लिख लीजिए। तो आप मुझे बताइए टोटल 180 होता है, तो अब दो एंगल बच गया, मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो दो एंगल बच गया, उसका सम क्या होगा, मैक्सिमम सम होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपने को ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो ये कॉस ए प्लस बी की जगह क्या डाल देंगे, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, देखते हैं एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर क्या 44 देखिए, या काफी अच्छा क्वेश्चन देखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमारा जो भी ऑप्शन है क्या कोसेक और कॉट में है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन किस में, कॉस और साइन में। तो कोसेक और कॉट को हम साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए कोसेक थीटा है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा माइनस, अब ये कॉट थीटा क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा, साइन 1 माइनस कॉस थीटा, और ये सबका होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, नीचे था साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या था 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको यहाँ मालूम होगा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस। अब देखिए इसका हम रेशनलाइज कर रहे हैं क्योंकि आपने ऑप्शन इस बार, अच्छा यहाँ ऑप्शन है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ऑप्शन नहीं मैच करता तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते तो आंसर आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऑप्शन इसमें थोड़ा कॉस थीटा मिस्टेक है, यहाँ पर सिर्फ सी लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉस थीटा था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो गया, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, देखिए सिंपल था, आपको अगर वैल्यू याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, और इधर बच गया कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। और यहाँ भी कॉस साइन 60 क्या होता है √3/2 इंटू कॉस 30 क्या होता है, सॉरी साइन 30 क्या होता है 1/2। तो देखिए ये दोनों और ये दोनों सेम, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो गया, ए। इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपको वैल्यू याद करना ही पड़ेगा। आप क्या काम कीजिए, आपको इसको टेबल बना लीजिए, जैसे यहाँ लिख लीजिए साइन कॉस और टेन, इसी तरह बुक में दिया रहता है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे, बुक में जाकर आप देख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी बुक में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, क्वेश्चन नंबर 46। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहा है, एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित पर एक बिंदु मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब इसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर एट अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द टावर इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ टावर इज व्हाट। तो देखिए एक टावर है, क्या क्वेश्चन क्या बोला, एक टावर है, एक टावर है जिसकी दूरी, एक टावर है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक क्वेश्चन क्या बोला था, एक टावर है, एक टावर मतलब कि चलिए मैं हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर, मतलब एक मीनार है उसे 100 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 100 है। क्या बोला, एक मीनार है उसे 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु, मतलब एक पॉइंट पर एक बिंदु है, उसके उन्नयन कोण, मतलब कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसके बीच में वो कितना है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब कि अपने को ये इसकी हाइट निकालना है। तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा इस तरह का, तो आप बना सकते हैं काफी आसान। देखिए अब अपने को निकालना है और दिया हुआ है बेस, तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में किसके बीच रिलेशन होता है, तो tan थीटा। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, p/b, मतलब कि परपेंडिकुलर बटा हुआ है। तो परपेंडिकुलर क्या अपने पास h, आपने h निकालना है, और ये बेस क्या है 100 मीटर, और ये tan 60 क्या होता है √3, तो h बटा 100। अब जैसे इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या होगा 100√3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 100√3। 100√3 कौन सा ऑप्शन है, ए। इस क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक है, देखिए ये तो काफ़ी आसान सवाल। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फा एंड बीटा इक्वल टू क्या है 45 डिग्री है। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो दोनों को ऐड करना था। 45 क्या होगा 90। अब आपको मालूम है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 47 की तरफ चलते, सॉरी 47 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 48 क्या है, ये दिया √2 इक्वल टू 2 साइन है, तो ए की मान बताइए, मतलब वैल्यू ऑफ ए अपने को निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं इसमें हम, साइन 2 साइन है, तो देखिए इसको हम लिखते हैं साइन ए बराबर √2/2। अब देखिए अपने को इसकी डिग्री याद नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा, इसको हम ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो ये दिया हुआ है साइन ए बराबर √2/2, तो हम रेशनलाइज कर लेते हैं, √2 को ऊपर भी लिखेंगे, √2 को नीचे भी लिखेंगे। अब क्या होगा देखिए, ये √2 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 2√2। अब ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया साइन बराबर 1/√2। तो क्या बचेगा साइन इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 1/√2। अब आपको इसकी वैल्यू याद होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन में साइन होती है 45 डिग्री, तो यहाँ पर जैसे हम 45 डिग्री लिखेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो गया, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा अभी मैं बोला इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखें तो जो डिफरेंट एंगल है उसको आप सेम एंगल बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ देखिए 26 डिग्री, यहाँ क्या 64 डिग्री। तो जैसे ही आपको ये कॉट को जैसे ही 10 में कन्वर्ट कीजिएगा, तो कॉट 90 माइनस 26 करेंगे तो क्या बचेगा 10 26। अब ये 10 26 ऊपर भी 10 26 नीचे भी 10 26 से 10 26 कर जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो ऑप्शन 14 क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अब ये क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी, मतलब द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ऑफ द डायमीटर 42 सेंटीमीटर विल बी। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, देखो व्यास दिया हुआ है, कोई सर्कल है और वो सर्कल का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 42, और अपने को निकालना है क्या वृत्त की परिधि। तो आपको वृत्त की परिधि का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो देखिए किस तरह निकालते हैं, तो वृत्त की परिधि 2πr और अपने को चाहिए r मतलब त्रिज्या, लेकिन अपने को दिया क्या है व्यास, तो हम r कैसे निकालते हैं, तो उसको आधा करके, तो 42 को हम आधा करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा 21 हो जाएगा। ये क्या होगा 42 को जब आधा करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और यहाँ से इसको लिखेंगे क्या 21। अब इसको जैसे कैंसिल करेंगे तो 7 3 21 3 बार, और ये 3 दूना 6 और 22। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 दूना 12 6 दूना 12 13। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सॉरी यहाँ पर 41 होगा, सॉरी 21। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू 21, 6 इंटू 21 तो 6 होगा 6 और 6 दूना 12, सॉरी 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ 42 है, तो इसका हम रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 और 21, इसका जब आधा करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो अपने का फॉर्मूला होता है क्या 2πr, तो 22 इंटू पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7 और r बराबर कितना आया था 21। अब देखिए इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 मतलब कि 3 और 3 इंटू इधर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 और 6 इंटू 22, तो क्या हुआ 6 इंटू 22। अब देखिए इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 6 से में तो 132 आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसी तरह हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हम वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो कोई अपलोड करें तो आपको समय पर मिल जाए और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।